This call is now being recorded. This call is now taking notes. सेकंड सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत है। हमारे बीच में मनजीत कौर जसवाल मैडम उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन मैडम उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, हमारे समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर भी हैं और हमारी फैकल्टी भी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में पूनम गुप्ता मैडम उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो अभी इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, और उनका भी स्वागत हो जो वीडियो के माध्यम से इसे प्रसारित होने पर उसे देखेंगे और सुनेंगे। हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे आयुर्वेदिक मेरिडियंस पर कि कैसे उनमें रीजनल, लॉन्ग, हॉरिजॉन्टल मेरिडियन पर हम लोगों ने चर्चा किया, उसके अपोजिट फ्लो और नॉर्मल फ्लो पर चर्चा किया। अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, वस्तुतः है नेचुरोपैथी का कोर्स, लेकिन चूंकि सेल स्ट्रक्चर पर बात है और सेल स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और डिटेल्ड में हम लोग इसमें स्टडी करना चाहेंगे, क्योंकि इंटीग्रेटेड कोर्स में हम लोगों ने इसकी स्टडी भी नहीं किया, शायद सेल पर हम लोगों ने बात नहीं किया है, तो हम लोग सेल पर बात करना चाह रहे हैं। दिख रहा है? शेयर हो रहा है? शेयर हो रहा है? ठीक, चलिए। तो सेल हम लोग क्या मानते हैं? सेल किसी भी जीव या शरीर की क्रियात्मक और संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इकाई को हम लोग बोलते हैं। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, किसी भी जीव की। ठीक, तो एक सेल वाला कौन है? अमीबा। अमीबा जो है एक सेल वाला है। वही कार्य वो भी कर रहा है जो हम लोग करोड़ों सेल वाले, हम लोग मानव हैं, हम लोग करोड़ों सेल वाले मानव जो काम कर रहे हैं वो भी वही काम कर रहे हैं। यानी चाहे एक सेल हो चाहे करोड़ों सेल हो, काम वही करना है। क्योंकि इसीलिए कहा गया कि एक सेल वही काम कर सकता है जो करोड़ों सेल वाले कोई काम करेंगे, क्योंकि सेल स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है। तो क्या सेल करता क्या है? शरीर को आधार देता है, क्योंकि इन सेलों से ही उन्हीं से बना हुआ हमारे शरीर का स्ट्रक्चर, और वही आधार देने के लिए सेल ही तो जिम्मेदार है। फिर दूसरा गति, उस सेल में गति भी होगी। अमीबा एक सेल का है, उसमें भी गति हो रही है। श्वसन उसमें हो रहा, सांस लेना सांस छोड़ना। पाचन उसमें हो रहा, पाचन मैंने किसी चीज को पचाना, कोई चीज भोजन करना है उसको पाचन। सीक्रेशन, कुछ सीक्रेट करते हैं उसके लिए, कुछ इकट्ठा करते हैं, कहीं से चीजों को इकट्ठा करते हैं और उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये भी काम। सेल में सारा क्या करते हैं? शरीर क्या करता है? बहुत सी चीजें इकट्ठा करता है, बहुत चीजें वितरण करता है। फिर वातावरण के प्रति संवेदनशील होता है। वातावरण में ठंडक पड़ जाए, गर्मी पड़ जाए तो वही करता है, वो भी सिकुड़ना है, वही भी फैलना जानता है, सब वही चीज। ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, यानी हर चीज का काम बटा हुआ है। एक सेल में कोई एक मालिक हो जाएगा, एक ये काम करेगा, ये संगठन है। जैसे हम लोग समाज के संगठन की बात करते हैं तो हम कहते हैं एक अध्यक्ष होगा, एक हमारा महासचिव होगा, एक कोषाध्यक्ष होगा, एक हमारा सेक्रेटरी होगा। ये जो इस तरह के जो डिस्ट्रीब्यूशन है वही वहां भी है। एक अध्यक्ष है, भाई एक कह रहा भाई ठीक है, तो वो एक हेड हो जाएगा, मुखिया हो जाएगा। दूसरा कहे भाई आप जो है ऊर्जा बनाओ, आप खाना बनाओ, आप ये जाओ, ये सब काम तो संगठन वाला भी काम। वेस्ट, वो जो वेस्ट बना आपका इन पाचन वगैरह से, तो वो उसको बाहर निकालने काम भी यही करता है। तो वो शरीर भी करता है और एक सेल वाला भी करता है।
संरचना क्या है, इसमें जेली की तरह एक द्रव्य हो, एक जेली की तरह, जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म, साइटो माने सेल, प्लाज्मा माने प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा से बना हुआ। तो साइटोप्लाज्म है, साइटो सेल को बाहर से चारों तरफ से एक मेम्ब्रेन घेरती है, उसका दिखा सकते हैं, तो ये आपका ये है सेल का, देखिए इसमें है सेल मेम्ब्रेन बाहर है, अंदर साइटोप्लाज्म दिखाया गया है, माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगी ऊर्जा के लिए, न्यूक्लियस माने जो मुख्य है वो न्यूक्लियस मिलेगा अंदर, डीएनए उसी में डीएनए मिलेंगे, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगी, लाइसोसोम मिलेगा, राइबोसोम मिलेगा, गोल्गी एपरेटस मिलेगी, ये सब सेल के अंदर है और बाहर से कवरिंग है, और सब ऐसी तरह से है जैसे एक बहुत बड़े बोरे में छोटे छोटे बैग रखे गए हैं और वो एक दूसरे से भिड़ते नहीं है, ये इस साइटोप्लाज्म जो इसकी वजह से भिड़ते नहीं है, दोनों को बांधे रखती है, तो ये काम करते हैं, ठीक है। तो संरचना जेली की तरह एक द्रव्य होगा जिसे साइटोप्लाज्म कहेंगे, सेल के बाहर से एक मेम्ब्रेन कवर करेगी जिसमें अनेक छोटे छोटे छिद्र होंगे, छेद, क्यों, मूवमेंट के लिए, कोई आना है कोई जाना है, जैसे घर हमारा दरवाजा घर होता है तो घर में कोई ना कोई आने जाने के दरवाजा रखेंगे ना, वैसे ही वहां में होता है। साइटोप्लाज्म में जल होगा क्या, अब देखिए हमेशा नोट करिएगा, कोई भी हमारे शरीर की संरचना होगी जल जरूर होगा, तो जल होगा, क्या होगा, शरीर बना किससे, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, तो वे भी होंगी, अगर वो जेली है तो जल होगा, प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, फैट होगा और मिनरल्स होंगे, तो ये सब उसी में घुले रहेंगे। सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेल्स, उनको हम ऑर्गन माने छोटे छोटे जो ऑर्गन्स के, ऑर्गन माने बड़ा, ऑर्गेनेल्स माने छोटे छोटे जो अंग होते हैं, वो मेम्ब्रेन के सहारे अपने स्थान पर हर कवर से एक अपने कवर से उसको रखा हुआ है ताकि इकट्ठा है और अलग से न जा सके, मूवमेंट न कर सके। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको हम लोग बाहरी है दीवार उसको बोल रहे हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की बाहरी दीवार है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा। ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या, एक महीन पतली झिल्ली की तरह है, और पतली झिल्ली है, ऐसा नहीं कि आप देख सके, केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से इसे देख सकते हैं, सब सब ऐसा नहीं कि आपको बड़े दिखाई पड़े कि ये हमारा मेम्ब्रेन है चौड़ी, ऐसा नहीं, इसमें महीन छेद होंगे जिनमें पदार्थ सेल से बाहर आएंगे और अंदर आ सकते हैं, अंदर बाहर जाने के लिए रास्ता है, इसी को सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन चारों तरफ घेरती है, ये किससे बनी है, फास्फोलिपिड, यानी फास्फोरस भी होगा और लिपिड भी होगा, फास्फोलिपिड में फास्फोरस भी होगा, लिपिड माने फैट, कोलेस्ट्रॉल भी होगा इसमें, प्रोटीन भी होगा और कार्बोहाइड्रेट, इनसे बनी है, इनके मिक्सचर से बनी हुई है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ऑर्गन्स क्या है, ऑर्गेनेल्स जिनको बोलते हैं। न्यूक्लियस, ये इस सेल का जो भी है, इस सेल को प्राण कह सकते हैं, इसको आत्मा कह सकते हैं, इसको मस्तिष्क कह सकते हैं, इसको स्वामी कह सकते हैं, इसको मालिक कह सकते हैं, सारे नाम इसी के हैं। इसी के आदेश से सेल के सभी कार्य संचालित होंगे और सेल का विभाजन होगा। सेल को जैसे आप कहें, मुखिया कहता है भाई आप बच्चे बड़े हो गए, उन्होंने कहा भाई अब आप अपने लिए अलग जगह खोज लीजिए, दूसरा मकान बनवा लीजिए, वो वही करता है, तो वो सेल का विभाजन इसी से होगा। इसमें आनुवांशिक जो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स वो होंगे, ये जो है इसी में क्रोमोसोम्स होंगे, इसी में डीएनए होगा, इसी में जीन्स होगा, जो आगे चल के संरचनात्मक रूप से आपके शरीर को दूसरे सेल में जो आपके जीवित प्राणी हैं जो आपके बनेंगे उनमें ट्रांसफर होगा, अपनी जीव की संरचना में, अपने जो कहना चाहिए अपने तरह का कोई जीव जो उत्पन्न होगा उसमें सब में ये सब ट्रांसफर होंगे, यानी वो भी यही करता है कि वो
बनाता है, तो बनाता है तो यानी कोई सेल बना तो कोई डॉटर सेल होगी, कोई मदर सेल होगी, तो मदर सेल डॉटर सेल को ऐसे ही जीन्स ट्रांसफर करती जाएगी। जेनेटिक सूचना इसी में होगी और अन्य सेल के उत्पादन के लिए और नए जीवन के उत्पादन पुनरुत्पादन के लिए आवश्यक होगी। न्यूक्लियस में डीएनए के अलावा आरएनए भी होंगे। डीएनए को डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं और इसको आरएनए को बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। तो डीएनए और आरएनए इससे है, तो न्यूक्लियस में आरएनए भी होंगे, दोनों होंगे। आरएनए साइटोप्लाज्म में भी होंगे, आरएनए दोनों जगह होंगे, सेल में भी होंगे, साइटोप्लाज्म में होंगे। डीएनए केवल सेल में, न्यूक्लियस में होंगे बस, लेकिन आरएनए दोनों जगह होंगे। आरएनए की स्थिति को निम्न प्रकार से अब देखिए, हम लोग आरएनए को हम लोगों ने अपने मानव शरीर विज्ञान में कम पढ़ा था, उसमें थोड़ा सा दिखे, बस थोड़ा सा वही समझ लीजिए। न्यूक्लियस में सभी प्रकार के आरएनए का निर्माण होता है। कौन करता है? यही डीएनए से। डीएनए से आरएनए का निर्माण होता कहां होता है? न्यूक्लियस में होता है। और इसको क्या बोलते हैं? शब्द जो इसका यूज होता है, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, निर्माण को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक। दूसरा क्या है? उसी में एक होता है मैसेंजर आरएनए। आप लोग शब्द का ये है, ये मैसेंजर आरएनए हम लोग आगे पढ़ेंगे कभी। तो मैसेंजर आरएनए इसका नाम है। ये न्यूक्लियस के भीतर डीएनए की जानकारी को, डीएनए जो ब्लूप्रिंट है, उस जानकारी को कॉपी करके तैयार होता है। बिल्कुल उसी की कॉपी किया जाता है। डीएनए की जानकारी को कॉपी करके यही बनता है मैसेंजर आरएनए। और बाद में इसका प्रयोग प्रोटीन बनाने के लिए, इसी का प्रयोग, एमआरएनए का प्रयोग प्रोटीन बनाने के लिए साइटोप्लाज्म में भेज दिया जाता है। तो मैसेंजर आरएनए दोनों जगह हुआ, सेल में भी हुआ, वो न्यूक्लियस में भी हुआ और बाहर भी हुआ। साइटोप्लाज्म में क्या होगा? जो बाहर है, मैसेंजर आरएनए होगा, क्योंकि न्यूक्लियस में बाहर आकर वो किससे जुड़ता है? राइबोसोम से जुड़ता है। अभी हम पढ़ेंगे राइबोसोम में क्या काम है। तो राइबोसोम प्रोटीन वगैरह के लिए, तो राइबोसोम से जुड़ता है और प्रोटीन का निर्माण करता है। यानी राइबोसोम अकेले नहीं प्रोटीन का निर्माण करता है, ये मैसेंजर आरएनए भी उसमें शामिल होता है। मैसेंजर आरएनए। दूसरा क्या होता है? आरआरएनए, इसको राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं। तो एक मैसेंजर एमआरएनए हो गया, एक आरआरएनए हो गया, यानी जिसको राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। ये क्या होता है? ये राइबोसोम में जो है, राइबोसोम का मुख्य हिस्सा यही है। ये साइटोप्लाज्म में तैरते रहते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े रहते हैं। ये कहाँ होता है? ये आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए में, राइबोसोम में रहता है आरएनए। तीसरा क्या होता है? तीसरा ट्रांसफर आरएनए होता है। तो ये ट्रांसफर आरएनए क्या करता है? ये साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है और जो एमिनो एसिड है उसको राइबोसोम तक ले जाता है। जो एमिनो एसिड है वहीं पर प्रोटीन बनती है ना, तो अगर एमिनो एसिड को राइबोसोम तक ले जाने का कार्य करता है, तो ये ट्रांसफर, इसको बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए। अब माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया अंडाकार है, ओवल शेप्ड है, और कहीं कहीं एक से अधिक मात्रा में जितनी आवश्यकता मई सेल को पड़ती है वहां पर होता है। इनमें डबल लेयर वाली दीवार होती है, डबल लेयर, सुरक्षा के लिए भी, क्योंकि ये ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा बनती है, भंडारगढ़ है। जिसकी आंतरिक सतह अंतर की ओर कई परतों में फोल्ड होती है। जो अंदर वाली परत है वो कई कई परतों में फोल्ड होती है, और इनमें बहुत से एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? नोट कर लीजिए, एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम्स क्या होते हैं? साइट्रिक एसिड साइकिल, जिसको साइट्रिक एसिड साइकिल इसको बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। नाम नोट कर लीजिए, क्रेब्स साइकिल, CREBBS, क्रेब्स, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में प्रभावी भूमिका का निर्वाह करते हैं कौन? यही जो आपके एंजाइम्स। एंजाइम्स नॉर्मली हम लोग पढ़ा हुआ कि एंजाइम्स का काम
किसी एक्शन को तेज कर देना है। एंजाइम्स किसी क्रिया में भाग नहीं लेते हैं, तो ये भी वही काम करते हैं। तो ये क्या है, ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं और प्रतिक्रिया के उपरांत कितना बनता है, 36 एटीपी अणु। एटीपी इकाई है। एक अणु ग्लूकोज से कितना बनता है, 36 एटीपी अणु। 36 अणु एटीपी, मतलब ये बनते 36, ये नोट कर लीजिए, बहुत अधिक होता है। यही बहुत बड़ा फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का। फिर क्या बनता है, ये ऊर्जा है 36 एटीपी। तीसरा, जल बना, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, तो इसको हम लोग बोलते हैं एरोबिक कंबशन। इसको बोलते हैं एरोबिक कंबशन कहलाता है। ठीक है, एरोबिक कंबशन कहलाता है। साइटोप्लाज्म में जो ये कंबशन है, तो ये एक हम लोग और भी पढ़े हुए हैं हम लोग, एनार्बिक कंबशन, यानी जो बैक्टीरिया करते हैं वो भी करते हैं, यही वाला काम वो भी करते हैं, वो भी बनाते हैं। उनकी अपेक्षा 18 गुना ऊर्जा अधिक निकलती है इसमें। इस वाले एरोबिक कंबशन में 18 गुना निकलती है अधिक, इससे जो एनार्बिक होते हैं। इस माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है, ये इसकी विशेषता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, तो ये फ्लैट कैविटीज और लिंकिंग ट्यूब्स का एक विस्तृत जाल है। फ्लैट कैविटी मतलब इस तरह के तमाम वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो न्यूक्लियस को सेल मेम्ब्रेन जोड़ता है। सेल मेम्ब्रेन बाहर है, याद करिए, और न्यूक्लियस बीच में सेंटर में है, तो उसको जोड़ने का काम ये करता है। तो जोड़ने का काम ये करता है, उसका हम लोग चित्र दिखा सकते हैं। देखिए है ना, दूसरा सेल मेम्ब्रेन दिया हुआ है और सेल साइटोप्लाज्म दिया हुआ है। न्यूक्लियस का है, ये देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाया हुआ है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाहर दिखा, राइबोसोम इसमें बने हुए हैं, दिखाई पड़ रहा है ना। ये आपका गोल्जी दिख रहे हैं, है, दिख रहे। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये लाइसोसोम है। उसको एक स्ट्रक्चर के रूप में आप लोगों को दिखा दिया गया। ठीक है, आगे चले। तो एंडोप्लाज्मिक, हमारे बीच में रीता गांधी मैडम आ गई हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये फ्लैट कैविटीज और लिंकिंग ट्यूब्स का एक विस्तृत जाल है, जो न्यूक्लियस को सेल मेम्ब्रेन से जोड़ता है। जो मेम्ब्रेन्स ER की संरचना बनाती हैं, वे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन की 2 स्तरीय परतों से बनी। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो है उसकी 2 स्तरीय परत उसको जोड़ रही है, 2 डबल लेयर। ER के जो इसके बाहरी भाग में RNA युक्त ग्रैन्युल्स होते हैं, RNA युक्त ग्रैन्युल्स होते हैं। इन्हीं को राइबोसोम, हम लोग पढ़े थे आपकी, राइबोसोम वहां चले जाते हैं, तो राइबोसोम से मिलता है, तो ये राइबोसोम RNA वाला है, राइबोसोमल RNA, तो उससे राइबोसोम। इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। जो रफ वाले में है उसमें राइबोसोम्स होते हैं। जो रफ वाला भाग है न्यूक्लियस के साथ प्रोटीन का निर्माण करता है। ये प्रोटीन के निर्माण के लिए राइबोसोम, यानी कभी
आपको जाना जाए कि प्रोटीन कहाँ नहीं बन पा रही, तो वो कहाँ बनेगी, राइबोसोम में बनेगी। तो राइबोसोम अगर प्रोटीन नहीं बन रही किसी की, तो राइबोसोम एक्टिव नहीं है, ये उसका अर्थ निकलेगा। ईआर के जिस भाग में स्ट्रक्चर राइबोसोम नहीं धसे पाए जाते हैं, उसमें वो स्मूथ होती है, चिकनी, वो स्मूथ होती है, वो भाग लिपिड का निर्माण करता है। लिपिड माने फैट, लिपिड माने फैट, वो फैट का निर्माण करता है। तो यानी प्रोटीन का निर्माण जो जहां राइबोसोम धसे हुए हैं तो वो स्मूथ नहीं, रफ होती है, तो रफ वाले भाग में प्रोटीन, और जो रफ नहीं होता उसमें लिपिड का निर्माण। फिर गोल्जी बॉडी, अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बाहर निकाले, जो स्मूथ वाला भाग था, हम देखा था स्मूथ, देखा था कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला भाग है, इसको अगर बाहर निकाले तो गोल्जी बॉडी की तरह प्रतीत होगा, स्मूथ वाले की तरफ, मतलब मोर और लेस वैसे ही रहेगी स्ट्रक्चर। इसमें उत्पादित प्रोटीन का संग्रह अब बना कहां पर, बनाया हम लोग राइबोसोम की सहायता से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बना दिया। लेकिन गोल्जी बॉडी वहां बनने बाद स्टोर हो गया गोल्जी बॉडी में। तो गोल्जी बॉडी स्टोर करती है अस्थायी रूप से। क्यों अस्थायी रूप से? क्योंकि वर्चुअली यहाँ बहुत स्टोरेज का, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा स्टोर हाउस है, तो स्टोरेज होती है, और फिर शरीर को आवश्यकता जैसे हुई तो फिर क्या करती है, उसी को कुछ सिंथेसिस करती है। सिंथेसिस मान निर्माण, लाइपोप्रोटीन, लाइपो मान लिपिड और प्रोटीन दोनों, लिपिड के साथ कंजुगेशन, तो लिपिड लाइपोप्रोटीन, और ग्लूकोप्रोटीन मान ग्लूकोज के साथ कॉम्बिनेशन। जहां जहां शरीर की आवश्यकता जैसे हुई तो लाइपोप्रोटीन या ग्लूकोप्रोटीन के रूप में कन्वर्ट कर देगी और वहां भेज देगी। कहां पर इसको यूज होता है? उदाहरण स्वरूप एक्सोसाइटोसिस करने हेतु, मतलब एक्सो मतलब बाहर, सेल से बाहर किसी को निकालना है तो उसमें भी साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन को भेजा जाता है। ये लाइसोसोम क्या है? अभी हमने पढ़ा था लाइसोसोम की, देखा था स्ट्रक्चर में। तो ये हमारे संरचना के लिए बल्ब के आकार के लाइसोसोम है, बल्ब की तरह छोटे छोटे, जिसमें 3 परतों वाली दीवार है। इसमें अनेक घातक, नोट कर लीजिए, घातक, यही हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। सेल में घातक सक्रिय एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम दोनों काम करते हैं, मारने काम भी कर रहे हैं ना। एंजाइम्स होते हैं जो आईसीएफ में मेम्ब्रेन के छिद्रों से प्रवेश कर सकते हैं। आईसीएफ क्या है? इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी सेल के अंदर जो फ्लूइड है तो बाहर रहे और अंदर छेदों से अंदर आ सकते हैं। तो जैसे बाहर गेट में बैठा हुआ हो कोई आदमी और जरूरत पड़े तो अंदर भी आ जाए, तो ऐसे प्रवेश। यहाँ ये शक्तिशाली पाचक एंजाइम्स, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, पचाने वाले, मार देने वाले, नष्ट कर देने वाले एंजाइम्स की मदद से कॉम्प्लेक्स प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और वसा के को सरल अणुओं में तोड़ते हैं। ये काम भी करते हैं एंजाइम्स, ब्रेक कर देते हैं उनको। कैसे? कोई भी चीज हो उसको क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन हो, कोई भी जो बाहरी दुश्मन है वो प्रोटीन का बना होगा, प्रोटीन जरूर होगी, तो वो उसको कार्बोहाइड्रेट किसी को भी वो सरल अणुओं में तोड़ दे, ब्रेक कर देंगे, नष्ट कर देंगे। ये इसका काम क्या करते हैं? कोशिका की सफाई, मृत या क्षतिग्रस्त कोशिकाओं और बेकार ऑर्गेनेल्स को साफ करके सेल को स्वस्थ रखते हैं। कोई मर गया से हटा दिया उसको, क्षतिग्रस्त है हटा दिया उसको। कोशिका की रक्षा करते हैं। शरीर में कोई प्रवेश करने वाला हानिकारक बैक्टीरिया होगा और वायरस होगा, उसको नष्ट कर देंगे। क्यों? इनके पास क्या है? हाइड्रोलिटिक, मतलब ब्रेक करने वाले, मार देने वाले बड़े बड़े नुकीले, बड़े बड़े हथियार, जैसे तलवार टाइप हो, भाला हो गया, इस तरह की चीजें इनके पास है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है। आत्मघाती भूमिका, अब ये और समझ लीजिए, यहाँ आत्मघाती भूमिका यहाँ भी। यदि कोशिका क्षतिग्रस्त या नष्ट हो जाती है या नष्ट होने वाली होती है, समझ गए, कोशिका फंक्शन नहीं कर पा रही है, कोई ऑर्गेनेल फंक्शन नहीं कर पा रहा है, तो ये
कोशिका नष्ट होने पर भी ये उसको नष्ट कर देते हैं, स्वयं बर्स्ट आउट कर देते हैं, स्वयं फट जाते हैं। और इनके एंजाइम अपने ही सेल में, अपने एंजाइम को, अब पहले अपने सेल को एंजाइम निकले वो अपने सेल को ही नष्ट कर देते हैं, पहले पूरा सेल नष्ट हो जाता है। ये काम भी इनकी भूमिका में है। राइबोसोम पढ़ा था हम लोगों ने, स्मॉल ग्रेनुअल्स हैं। ये राइबो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बने हैं। बने किससे हैं? राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों से, आरएनए और प्रोटीन से तो बने हुए हैं। आगे चल के प्रोटीन यही बनाते हैं राइबोसोम। राइबोसोम्स मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए को संयुक्त रूप जुड़कर अमीनो एसिड बनाने के लिए सहयोग करता है। तो ये मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए से भी जुड़ते हैं, तो उससे जुड़ करके ये लोग सहयोग करते हैं, अमीनो एसिड बनते हैं। सेल के गुण, प्रत्येक सेल अपनी संरचना के कोहेसिवनेस के कारण, जुड़ाव के कारण, कोहेसिव माने थोड़ा बहुत भाव, कोहेसिव माने अपने वैसे जुड़े रहते हैं। अगर उसको थोड़ा बहुत आप समवाय भाव से मान ले तो थोड़ा बहुत शामिल है वो भी उसी तरह का कोहेसिव, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, कोहेसिवनेस। और सेल के पदार्थ ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। प्रत्येक सेल संरचना के कारण और सेल मेम्ब्रेन कारण सपोर्ट प्राप्त करता है। मतलब ये जो है सेल क्या करता है, सेल का चाहिए ना, तो सेल जो है कोहेसिवनेस रहता है। और सारे सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं, बाहर सेल मेम्ब्रेन है तो अंदर वो सारे ऑर्गेनेल्स एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और भिड़ते भी नहीं है, लेकिन सपोर्ट प्राप्त करते हैं। रेस्पिरेशन, प्रत्येक सेल क्या करता है, ऑक्सीजन को शोषित करता है और सेल के पदार्थ ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। भाई ऑक्सीडेशन हो सकता है क्योंकि ऑक्सीजन ले लिया है। इस क्रिया में ऊर्जा बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, उन्होंने भी देखा। CO2 बाहर निकल गई। तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेल के अंदर रेस्पिरेशन, सेल में जो रेस्पिरेशन है उसको सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। वैसे तो हम लोगों ने लंग से लिया, लेकिन वो जो सेल के अंदर एक्टिविटी है वो सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाती है। इस क्रिया में वातावरण से O2 लेना, ऑक्सीजन लेना और वातावरण को CO2 देना, और सेल को ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीजन देना होता है। भाई हमने लिया लंग्स के माध्यम से, वातावरण से लिया ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया, इस ऑक्सीजन को हमने सेल को दे दिया और सेल ने इसका काम किया, तो उसको सेल के अंदर जो हो रहा है वो सेलुलर ऑक्सीडेशन हुआ, रेस्पिरेशन कहलाता है। ये श्वसन तंत्र और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के द्वारा संचालित होगा। यूज ऑफ फूड, प्रत्येक सेल अपने प्रोटोप्लाज्म में भोजन, जो नॉन लिविंग भोजन तो नॉन लिविंग है, उसको शोषित कर सकता है। ये उसकी क्षमता है, ये उसका गुण है। प्रोटोप्लाज्म में भोजन जो नॉन लिविंग है उसे शोषित, प्रोटोप्लाज्म जो बीच में जिसको हम बोलते हैं जेलीनुमा स्ट्रक्चर है, उसको क्या करता है प्रोटोप्लाज्म में, ये अब इस भोजन को शोषित कर सकता है। सेल में वृद्धि होती है, सेल बढ़ सकते हैं, इसी वजह से प्रोटोप्लाज्म की रिपेयरिंग भी होती है। कोई रिपेयरिंग करना हो प्रोटोप्लाज्म को तो रिपेयरिंग यही करता है। इस भोजन का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा बना सकते हैं। इसी को तो हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं और ऊर्जा बनाते हैं। तो यानी ये इतना काम वो करते हैं। गति, मोशन, प्रोटोप्लाज्म की संकुचन क्षमता के कारण ये मूवमेंट होता है। प्रोटोप्लाज्म संकुचित हो जाता है, यूं और यूं ये मूवमेंट जो होता है, इसमें प्रकार देख लीजिए कितने हैं। एमीबाइड मूवमेंट, एमीबा की तरह का मूवमेंट। अमीबा कैसे, केचुआ की तरह यूं चलता है, यूं चलता है। जैसे केचुआ को हमने देखा यूं करके यूं, तो वैसे ही देखिएगा एमीबाइड मूवमेंट क्या है, सेल की रेंगने वाली गति है। ये हम लोग इसमें समझने की थोड़ा सा हम लोगों ने BHB वाले में नहीं पढ़ा है, नहीं समझा है उतना। इसका मूवमेंट जो है आप देखिए,
सेल का कैसे होगा, सेल रेंग रेंग करके, ये एक तो शरीर के अंदर कई गतियां होंगी, तो ये एमोबाइड मूवमेंट की बात कर रहे हैं, एमोबा की तरह यूं यूं यूं। अब कैसे चलता है वो बता रहे हैं। सेल की रेंगने वाली गति है, इसमें कोशिका क्या करती है, सेल क्या करती है, मतलब सेल, कोशिका माने सेल, स्यूडोपोडिया, आप केवल नाम वो उसको मत याद रखिए, झूठे पैर, जैसे आप झूठे पैर बना लिया, स्यूडोपोडिया माने झूठे पैर नामक अस्थाई, यानी टेम्परा मतलब वो परमानेंट नहीं है, मतलब टेम्परेरी साइटोप्लाज्मिक उभार बनाती है। ये गुण है जो आगे बढ़ने व भोजन यानी बैक्टीरिया को पकड़ने में मदद करता है। भोजन यहाँ रखा हुआ है, उसको वहां तक पहुंचना है, तो क्या करता है ये प्रोटोप्लाज्म, ये जो साइटोप्लाज्म जिसको बोलते हैं, ये अपने आकार में परिवर्तन करता है और आपको थोड़ा सा उभार बनाता है दो, ताकि पैर बन जाए। अब इन पैरों के माध्यम से मूवमेंट यूं करता है, पैरों को यूं किया तो आगे बढ़ गए, फिर यूं किया तो आगे बढ़ गया, इस और इसके द्वारा, और ये नहीं किया, अब भोजन को पकड़ना है, भोजन यहाँ इतने दूर है, तो ये आर्टिफिशियली हाथ बना लेता है, यूं आर्टिफिशियली यूं हाथ बना लेगा और उसको इनगल्फ करना है, तो धीरे धीरे उसको और यूं बढ़ जाएगा, और बढ़ने के बाद उसको अपने में समाहित कर लेगा। समझ गए, दो तरह का मूवमेंट हुआ, ये अपने उसको आर्टिफिशियली अपने को स्यूडोपोडिया, झूठे पैर, झूठे हाथ पैर सब, पूरा शरीर आपको लगेगा आपको गोल है, गोलाकार है मान लीजिए, वो गोलाकार नहीं, वो अलग अलग आकार का बना लेगा, पैर बना लेगा, हाथ बना लेगा, ऐसे यूं कर लेगा, ऐसे हाथ बन जाएगा, यूं आकृति चेंज हो जाएगी, और वो आकृति अब दूर है, उसको पकड़ना है तो उसको यूं करके उसको इनगल्फ करना है, वो वहां पर आ जाएगा और फिर अपनी आकृति ले लेगा। ये जो उसका कैरेक्टर है, ये क्योंकि हम उसी तरह समझिए जैसे हमको करना हो, हमको गति करना हो तो कैसे करेंगे, हम यूं कर सकते हैं ना, कभी किसी को पकड़ना हो तो यूं पकड़ लेते हैं, तो वैसे ही वो भी कर रहा है, सेल भी कर रहा है। तो स्यूडोपोडिया के द्वारा जो आगे बढ़ने, तो भोजन या कोई बैक्टीरिया हो उसको पकड़ने में मदद करती है। अमीबा इसी गति से काम करता है। हमारा WBC यही काम करता है, WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स यही तरह काम करता है, इसी तरह करता है, वो ही पकड़ता है इधर। मैक्रोफेजेस जो हमारे सिपाही अर्जी को घूमते रहते हैं पुलिस वाले सेल में, वो मैक्रोफेजेस मैक्रोफेज कहलाते हैं ना, तो फैगोसाइटोसिस, तो वो मैक्रोफेज इसी गति से काम करते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा अब इसी में बता रहे हैं कि स्यूडोपोडिया का निर्माण कैसे होता है, जो झूठे पैरों, जिस दिशा में कोशिका को जाना होता है, मान लीजिए देखा कि दाहिनी तरफ कोई चीज है, जिस दिशा में कोशिका को जाना है वहां साइटोप्लाज्म का दबाव बढ़ता है और सेल मेम्ब्रेन बाहर की ओर एक अस्थायी उभार बनाती है, जिसे स्यूडोपोडिया कहते हैं। मान लीजिए राइट में जाना है तो राइट की तरफ दबाव, पूरा जो उसका प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म का दबाव दाहिने तरफ बढ़ेगा, और उधर वो आपके झूठे पैर बना लेगी और हाथ बना लेगी। दूसरा, साइटोप्लाज्म का प्रवाह, जिस दिशा में जिधर बढ़ना है, कोशिका अपना साइटोप्लाज्म आगे बढ़ा देगी और पीछे के हिस्सों को खींच लेगी, आगे हाथ बढ़ाएगी और पीछे का हिस्सा जो होगा लंबा हो जाएगा तो उसको खींच लेगी, जिससे वो आगे रेंगने में मदद करे। ये कंसेप्ट ये इस तरह का बढ़ता है। मानव शरीर की कोशिकाओं में क्या होता है, देखिए अमीबा तो इसी तरह गति करते हैं, अमीबा का यही अमीबॉइड मूवमेंट यही कहलाता है। मानव शरीर में WBC मैक्रोफेजेस हमारे और न्यूट्रोफिल, WBC वाले सारे वो न्यूट्रोफिल इसी गति से अपने दुश्मनों को मारते हैं, एमोबाइड मूवमेंट से। दूसरा मूवमेंट क्या है, हम लोग पूरे शरीर के मूवमेंट थोड़ा इसी बहाने
पढ़ रहे हैं। ये नीतू जैन मैडम, ये हम लोगों ने नहीं पढ़ा होगा ना, वहां पढ़ा होगा 4th सेमेस्टर में। रीता गांधी मैडम पढ़ा ये पहले हम लोगों ने किसी सेमेस्टर में। हेमंत सिंह किसी में पढ़ा है किसी सेमेस्टर में? सर मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। नहीं, 3 सेमेस्टर में तो कहीं नहीं पढ़ा होगा। नहीं आप सर। चौथा कर रहे हैं ना, यस सर। तो 3 सेमेस्टर में कहीं नहीं पढ़ा होगा ना। चौथे में शायद थोड़ा बहुत हो, चौथे में शायद थोड़ा हो, चौथे में नहीं, 5वें में होगा, चौथे में नहीं है। चौथे तक में तो वही BHB यही किताब है, किताब तो यही है। ह्यूमन एनाटॉमी में होगा सर। चौथे तक में तो कहीं नहीं है, तो चौथे में नहीं। एनीवे हम लोग इसी थोड़ा सा इसको अच्छा मानते हैं कि थोड़ा इसी बहाने मालूम हो जाएगा कि हमारा गति कैसी है। दूसरा हमारा सिलरी मूवमेंट है। शरीर की कुछ कोशिकाएं के कोशिकाओं की सतह पर बाल, छोटे बाल जैसी संरचनाएं होती हैं, जिन्हें हम लोग सिलिया कहते हैं। छोटे बाल हेयर लाइक स्ट्रक्चर कहलाते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनको सिलिया बोलते हैं। तो जब कभी कहीं लिखा मिलेगा आप लोगों को सिलिएटिक या सिलरी, है ना, या सिलिएटिक, तो आपको मानना पड़ेगा कि सिलिया की तरह के सिलिएटिक स्ट्रक्चर्स से सिलरी स्ट्रक्चर्स, तो सिलरी वाले वहां पर सिलिया की तरह स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, तो वो क्या होते हैं, सिलिया की तरह छोटे बाल जैसे सिलिया रहते हैं, द्वारा की जाने वाली रिदमिक गति को कहते हैं। रिदमिक है, बिल्कुल रिदमिक, एक तरह से है कि आकृति यूं हो रही तो यूं हो रही है, जो पूरा हुआ। उदाहरण कहाँ है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये सब बहुत मिलता है। नहीं मालूम आपको? फेफड़े में और श्वसन नली में, ट्रैकिया में मौजूद सिलिया होते हैं। क्या होते हैं? धूल के कण गए, नाक से धूल के कण चले गए, बैक्टीरिया चले गए, तो अंदर सिलिया है, सिलिएटिक सब उनका स्ट्रक्चर है। तो क्या करता है, उन सब को, धूल के कणों को, बैक्टीरिया को, वो अपने में चिपका लेता है। उनमें कुछ अपने सिक्रेशंस होते हैं, उनसे चिपका लेता है, तो वो लंग्स में जा नहीं पाते। अब उनको क्या करता है, ये सिलिया है, अब ये क्या करता है, इनको बाहर निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, आपको याद करिए, वो नीचे गला तो नीचे, चेस्ट नीचे, अब यहाँ मान लीजिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तो कैसे निकालेगा? वो सिलिया यूं उसको यूं फेंकते रहते हैं, यूं, सिलिया हर जगह है, तो वो उसको एक ने यूं फेंका, आगे बढ़ाया, एक दूसरे ने आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाया, ऊपर सिलिया है, आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाया, अंत में आपके यहाँ पर आ जाता है। और अंत में आपके पास यहाँ पर क्या है, हम लोगों ने पढ़ा ना कुछ, वो है दोनों भोजन नली दोनों मिलती है ट्रैकिया के आसपास। तो जाना कहाँ है उसको, ध्यान दीजिए इस पर। कोई धूल का कण कोई आया तो कहाँ जाएगा बोलिए? लंग्स में जा रहा था, उसको रोक लिया सिलिया ने, कहाँ जाएगा? हेमंत, नीतू जैन मैडम कहाँ जाएगा? रीता गांधी मैडम कहाँ जाना चाहिए? कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? धूल का कण है तो कहाँ जाएगा? कोई बैक्टीरिया तो कहाँ जाएगा बोलिए? सर बाहर निकलना चाहिए। यस एग्जैक्टली, अब नॉर्मल यही बाहर निकलना चाहिए। तो बाहर निकलने का रास्ता हमारा मुंह है, यही तो दोनों मिले हुए हैं, लंग्स और यहाँ पर हमारे भोजन नली दोनों मिली हुई ना, यहीं पर 30 लोग हैं ना तो सर। बाहर निकलना चाहिए। तो हम लोग कफ क्या करते हैं, बात बोलिए, थूकते हैं ना, कफ, कफ हम लोग कहते हैं कफ आया, तो कफ को फेंकते हैं ना, बोली बाहर, वही है सिलिया के माध्यम सिलरी मूवमेंट है, जिसकी वजह से आपको, आप जो है बलगम और ऐसे करते हैं और तुरंत थूक देते हैं, वही है। जब ये कब होता है, जब ये अधिक बनने लगता है, जब इन्फेक्शन हो रहा है और धूल के कण खूब आ रहे हैं,
बैक्टीरिया खूब आ रहे हैं तब ये होता है। और अदरवाइज क्या है तरीका बताइए? यहां पर आया, यहां पर क्या है? लैरिंग्स, यस सर। लैरिंग्स लैरिंक्स लैरिंग्स और बन यूं है, तो यहीं पर आया तो एक रास्ता ये है कि तुरंत चला जाए कहाँ? स्टमक में। नहीं जाएगा यस सर। भाई, ऊपर भोजन आ रहा था, भोजन आ रहा था एक दो तरीके से, एक इधर जा रहा था, यूं जा रहा था, और यहीं पर आपका वो है। अगर यहीं पर आ गया वो तो इधर भी जा सकता है, ऊपर क्यों जाएगा वो? यस सर, स्टमक में जाएगा। हाँ, तो नॉर्मली जो हम लोग जानते नहीं है, सुन लीजिए, नॉर्मली जिसका हमको एहसास नहीं है, ये लंग्स हमेशा अपना फंक्शन सिलिया कर रहे हैं। तो वो जो छोटे मोटे इंफेक्शन हैं, छोटे मोटे सेल हैं, धूल के कण हैं, धूल के कण हमेशा रहेंगे, वो धीरे धीरे आपके यहाँ के आकर के और स्टमक में अपने आप जाते रहते हैं, हमको मालूम नहीं पड़ता। जब ये अधिक हो जाता है तब हम लोग इसको कफ के माध्यम से बाहर निकालते हैं। सर लंग्स स्प्लीन किडनी के उससे बनता है ना कुछ? लंग्स, हाँ, लंग्स जो है, लंग्स तब निकालता है मुंह के माध्यम से जब उस पर अधिक हो जाता है इन्फेक्शन, ठीक है? तो ये सिलरी मूवमेंट के माध्यम से होता है। दूसरा कहाँ होता है? लेडीज में ओवम, हमने पढ़ा था, ओवम को ओवरी से उसको फिम्ब्रेई जो है उसको यूं खींचती है, खींचने के बाद उसको लाती है और एम्पुला में लाती है। तो जो एम्पुला तक लाने का काम वो सिलरी मूवमेंट के माध्यम से है, क्योंकि उसको तो नॉन मोटाइल है, उसको धीरे धीरे ऐसे 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 वो सिलिया आकर के वो स्थापित कर देते हैं। फिर वहां से जब आगे बढ़ना होता तो वो सिलिया के माध्यम से फिर यूट्रस में चले जाते हैं। ये सब है फिलिपिन ट्यूब में। सिंगल सेल वाले जीवों में, सिंगल सेल वाले जो सिंगल सेल जैसे अमीबा है, उनको जीवों में तैरने से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सहायता करती है। ये ठीक है। तीसरा गति क्या है? सर्कुलेशन और स्ट्रीमिंग गति। सेल में प्रोटोप्लाज्म की निरंतर और तरल गति होती है। क्यों होती है तरल गति? क्योंकि उसको काम बहुत से करने ना। क्या काम है देखिए भी, पोषक पदार्थ हमारे यहाँ, न्यूट्रिशन आ रहा है, न्यूट्रिशन आया हमारे आईसीएफ में चला गया। तो आईसीएफ में कहाँ चला गया? आईसीएफ में है तो आईसीएफ में तो पहले प्रोटोप्लाज्म मिलेगा आपको, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म मिला तो उसने उनको सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करना है, सब जगह इवेंटली, कि भाई सबको सब भाग को आराम से सबको भोजन मिले, न्यूट्रिशन मिले। तो उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में, और वेस्टेज को, जो वेस्ट पदार्थ बीच में है उसको बाहर ले जाना है ना भाई। जैसे आप घर में आपको अंदर रखा हुआ है कोई कूड़ा, तो बाहर ले जाने के लिए कोई आदमी रहता है ना, कि हम हाथ उठाते हैं फिर जाके बाहर रख देते हैं, यही तो काम करते हैं। वो भी वहां क्या है, वहां यही तो है, ये मूवमेंट जो है सेल ही तो करेगा अंदर वाला। तो वो क्या करता है, इन सबको प्रोटोप्लाज्म क्या करता है, साइटोप्लाज्म क्या करता है, जो अंदर पदार्थ है उसको धीरे धीरे बाहर की तरफ मूवमेंट करा देता है, और जो बाहर है कोई चीज आया उसको धीरे धीरे अंदर की ओर प्रवेश करा देता है और इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। फिर एक्सक्रीशन, प्रत्येक सेल अपने अवशिष्ट पदार्थ को निकालने और बाहर निकालने में सक्षम होता है। बाहर निकालता है ना, बाहर निकालना है उसको, बाहर नहीं निकालेगा तो कैसे मर जाएगा, उसको प्रॉब्लम होगी, तो उसको निकालता है। इरिटेबिलिटी, सेल में वो गुण है जो अपने आसपास के वातावरण में परिवर्तन जो हो रहा है उसके प्रति सचेष्ट होता है। और तदनुकूल प्रतिक्रिया करता है। ये संवेदना सेल को प्रोटोप्लाज्म के माध्यम से मिलती है, कंडक्शन सिस्टम से। कंडक्शन सिस्टम से वो सारी सूचनाएं आपको आ जाती है कि बाहर टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है, अब आपको सावधानी बरतनी चाहिए, टेम्परेचर बहुत घट रहा है, सावधानी बरतिए।
इससे सेल में गति वृद्धि हो सकती है। फिर सेल डिवीजन, कोई भी सजीव, जो भी सजीव की तरह सेल में भी विभाजन होगा और वृद्धि होगी, वो भी ब्रेक डाउन करेगा, एक सेल दो भाग होगा। तो इसमें जनन, इसमें जो 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 सेल विभाजित होगी उसको बोलेंगे पेरेंट, उसको जो बोलेंगे मदर, उसको बोलेंगे मदर, ठीक है। और जो विभाजित होगी उनको बोलेंगे डॉटर। क्लियर? यहाँ पर फादर उसका कंसेप्ट नहीं है, मदर और डॉटर का कंसेप्ट है। जो भी होगी, जो मदर कोशिका होगी, माने जो सेल ब्रेक हो रही है वो मदर कोशिका, और जो बन रहे हैं वो डॉटर कोशिका, ठीक है। तो क्या होती है, ये जीवों की वृद्धि, मरम्मत और प्रजनन के लिए आवश्यक है। इसकी 3 श्रेणियां हैं। बस ये वाला हम लोग थोड़ा सा पढ़ लें, फिर हम लोग, तो इसकी 3 श्रेणियां क्या है? पहला है एमिटोसिस, ये सबसे सरल, माइटोसिस सबसे सरल विभाजन है। मुख्य रूप से अविकसित जीवों, जैसे बैक्टीरिया है, ईस्ट है, प्रोटोजोआ अविकसित है, वो नहीं, उनमें ही होता है। इसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का विभाजन सीधे होता है। ये कैसे होता है? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का विभाजन सीधे सीधे हो जाता है। माइटोसिस क्या है? शरीर के सभी सामान्य और सोमेटिक सेल्स में होता है, जो हम लोग जैसे हैं। तो उद्देश्य क्या है कि जीवों के शरीर की वृद्धि हो और विकास हो, और पुरानी कोशिकाओं की मरम्मत और चोटों। प्रक्रिया क्या है? इसमें एक मदर सेल विभाजित होकर 2 समान डॉटर सेल बनाती है, 2 समान आइडेंटिकल। मदर और डॉटर सेल में क्रोमोसोम्स की मात्रा समान होती है, यानी मदर सेल में अगर 46 है तो जो डॉटर है उसमें भी 46 होंगी। मान लीजिए 1 से 2 बने, या 1 से 1 बना, या 2 बने, तो उसमें भी यहाँ 46 था तो वहां भी 46 होगा। तो ये इसको बोलते हैं माइटोसिस, ठीक है। इसके 4 चरण होते हैं, क्या है? तो जो सेल का डेवलपमेंट होता है इसी माध्यम से होता है। क्या? एक सेल दूसरा डेवलपमेंट, इसमें हम लोग उसमें हम मतलब मानव है, तो 46 क्रोमोसोम, तो अगला जो बनी वो भी 46 बनी, इससे बनी वो भी 46 बनी, सारे 46 बनेंगे, तो इसको बोलते हैं माइटोसिस। इसमें क्या होता है? मदर और डॉटर सेल में दोनों में समान क्रोमोसोम्स की संख्या होती है। तो इसके चरण 4 हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। 4 है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। दूसरा है मियोसिस। लोग यहीं पर बस इसको पढ़ लें बस। मियोसिस, ये विभाजन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाली मदर सेल में होता है। वहां पर अलग अलग करना होता है। वहां क्या होता है, वहां यहाँ मान लीजिए यहाँ पर कुछ है, तो उसमें नई कोशिकाओं का निर्माण होगा, तो उसमें आधे बराबर आधे भाग में बढ़ जाएगा। तो इसमें क्या प्रक्रिया होगी कि नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए क्रोमोसोम को पहले आधा करना पड़ता है। जो पहले 46 थे तो पहले 23 करना पड़ता है। तो इसमें सजीवों के गैमीट्स का निर्माण होता है। ये वाला जो है, इसमें विशेषताएं क्या है? इसमें क्रोमोसोम्स आधे हो जाते हैं, एक 46 है तो 23। पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम होंगे, जिन्हें 2n डिप्लॉयड बोलते हैं। 2n विभाजन से उपरांत बने सेल में केवल 23 क्रोमोसोम होंगे, यानी n हेप्लॉयड, यानी 2n से n इधर बना, n उधर बना। 4 नई कोशिकाएं। सामान्य कोशिका विभाजन में, मिटोसिस में, पहले वाले में एक कोशिका से 2 बनती हैं, लेकिन मियोसिस में एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल बनती है। विविधता क्या है? अब इसको हम लोग जो है, यही मियोसिस से
रुक जाते हैं और इसी मियोसिस से हम लोग फिर अध्ययन करेंगे, क्योंकि मियोसिस थोड़ा सा बड़ा वो है, और इसमें हम लोग तो थोड़ा सा पढ़ लेंगे बढ़िया से, क्योंकि हम लोगों को ये अभी थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसका महत्व हम लोग पढ़ लेंगे। तो अगले चैप्टर में हम लोग फिर हम लोगों का ट्रांसपोर्ट पढ़ना है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, वो तो हम लोगों को एक क्लास और देनी पड़ेगी, और फिर हम लोग आगे जो नेचुरोपैथी है उस पर हम लोग थोड़ा सा और चर्चा करेंगे दूसरे विषयों पर। तो अभी हम लोग इसको थोड़ा सा सेल वाला स्ट्रक्चर इसलिए जरूरी था, ये आपके भी कोर्स में है जो हमारा इंटीग्रेटेड कोर्स है, और ये हमारे वो जो नेचुरोपैथी वाले कोर्स में भी है, दोनों कॉमन ये है। इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं जो हम लोग जानने की कोशिश कर रहे थे। तो हम लोग यहीं पर रुकते हैं और कोशिश करते हैं कि जो हम लोग के पास ज्ञान है उस ज्ञान को हम लोग ट्रांसफर करते रहें, और उसका मूल उद्देश्य यही है कि जितना हम लोग ज्ञान मालूम होगा, अगर बीएचबी का हमको ज्ञान मालूम होगा तो हम उसको एप्लीकेशन पार्ट जो है हमारा आयुर्वेदिक है और चाइनीज है, हम उसको एप्लीकेशन में कर पाएंगे। ये रिपोर्ट हमारा आधार बन सकती है, इस आधार के आधार पर हम लोग आगे अपना तय कर सकते हैं कि हमारा पैटर्न ऑफ डिजीज क्या है और कैसे हमको इलाज करना है। तो खेमका सर के इन शब्दों से अपनी बात समाप्त कर रहे हैं। ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग कल फिर मिलते हैं नए चैप्टर में। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, प्रणाम। प्रणाम।